दोस्तों मैं आज आपको एक चीज़ नहीं बता रहे हैं कि एक कहावत है पुरानी कि दमा दम के साथ जाता है। उसके लिए हमने बहुत प्रयास करके इस कहावत को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश की है कि दमा दम के साथ नहीं जाएगा। इसके लिए कभी कभी आदमियों को इतना डरा दिया जाता है जब किसी को ज़्यादा अवस्था में ये बीमारी पैदा होती है दमा की, इसको श्वास भी बोलते हैं, दम फूलना भी बोलते हैं, तो ये कह दिया जाता है कि बड़ी प्राण घातक बीमारी है। इसको लेकर के आदमी के अंदर करीब करीब इतना बुरी तरीक़ा से डरता है कि वो बोला हम कितनी पैसा खर्च कर लें, मेरा कुछ हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमने, वैसे तो इसमें बहुत नई नई शोधें आजकल चल रही हैं, एलोपैथी की भी चल रही हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा और जगह भी बड़े बड़े शोध संस्थान में चल रहे हैं। मैंने भी एक ऐसा ही शोध करके एक ऐसी जड़ी बूटी तैयार की है कि इसको 5 से 20 मिनट के अंदर ही इसका असर होने लगता है। और ये हर्बल ऐसा एक चिकित्सा लेने के लिए ऐसा निर्मूल बन जाता है कि जो दमा एक ऐसा कष्टदायक रोग है जो आसानी से रोगी को पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसके लिए हमने ऐसी दवा तैयार की है कि कितने भी आप लापरवाही कर लो, कुछ भी कर लो, आदमी को मरने नहीं दिया जाएगा। और कोशिश ये है कि करीब करीब इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो सबसे पहले मैंने इस दमा को या श्वास जैसे दम फूलना एक ऐसा संस्थान वाला रोग है कि साधारण सा भाषा में दमा की नली, दमा को सांस की नली या श्वसन रोग कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें दमा मुख्य है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में दमा रोग को आयुर्वेद में तमक रोग भी कहते हैं। और दूसरा, इसको आधुनिक विज्ञान के हिसाब से इसको ब्रोंकियल एलर्जिक अस्थमा भी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें ये दोनों चीज़ों को लेकर के कई लोग बड़ा वो डिफरेंस ये देखते हैं कि इनकी बात ये सही है कि आज ये सही है। तो इस कार्य के लिए हमने सबसे पहले कुछ दवाइयों का करीब करीब 150 लोगों पे एक ट्रायल किया दवा का। उसमें शुरू में ये देखने को मिला कि कुछ व्यक्तियों को तो ऐसा लगा कि शायद ये दवा से हमें और नुकसान हो रहा है, परेशान हो गए वो। बाद में वही 4-5 दिन के बाद वही पेशेंट दोबारा आए तो बोले साहब ये दवा में ये जो आपने जड़ी बूटी दी है ये हमको 4-5 दिन में अब आराम ज़्यादा करने लगी है। इस प्रकार से हमने थोड़ा जो अपने मन में ये भावना आई थी कि पता नहीं ये बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, तो मुझे थोड़ी सी उत्सुकता और बढ़ी कि इसको और आगे करें। 4-5 दिन के बाद मैंने फिर इसका 10 दिन के लिए ट्रायल करके फिर देखा। ऐसे करते करते 15-20 दिन तक ट्रायल लेने के बाद कुछ ऐसी आशा बंधी कि ये दवा का जो मोड ऑफ एक्शन करीब करीब इसको 15 दिन से इसमें फ़ायदा होने लगता है। फिर मैंने इसका एक और काम किया साथ में कि उन व्यक्तियों को ये देखा कि इनके किस किस चीज़ों से इनको इसका नुकसान होता है, जैसे एलर्जिक कोई चीज़ें हैं या कोई वातावरण में है या उनका कोई नमी अमी वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ है या जिसके द्वारा, या कुछ लोग बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनके द्वारा है। तो फिर मैंने कुछ ऐसे 5-6 मरीजों को ट्राई किया कि इनको सब कुछ खिला करके फिर ये दवा करें। तो इस तरीके से हमने करीब करीब 6-7 महीने तक इतना कोशिश करके ये इस लेवल पे लेके आए इस दवा को कि उनको धीरे धीरे सब चीज़ छूटने होने लगी। फिर हमने कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह की दवाइयाँ जो रहती हैं, जैसे कीट मारने वाली वो कुछ केमिकल दवा होती है, छिड़क देते तो उसकी बदबू से भी सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे बैगनार है, हिट है मच्छर मारने की, या खेतों में दवा छिड़कने के वजह से भी सांस लेने में परेशानी आती है। तो इस तरीके का हमने उन लोगों को ही एक टारगेट बनाया कि मैंने कहा भाई इसको अपन इस ढंग से कोशिश करें कि ये दवा से क्या असर होगा। शुरू में तो उनको भी 5-6 दिन तकलीफ हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं आप बराबर लो, इसकी चिंता मत करो। 5-6 दिन के बाद उनको बड़ा एक
राहत मिली और बोले भाई अब ये हम करने लगे, अब हमें इससे कोई नुकसान नहीं होता है। फिर मैंने 1 महीने का इसका डोज बढ़ाया। 1 महीने के बाद भी हमने देखा कि 1 महीने तक तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। इसके बाद 1 महीने के बाद ये फिर थोड़ा सा रिपीट हुआ। रिपीट होने के बाद मैंने इसको और फिर से ट्राई किया कि भाई देखते हैं। इस मिला करके हमने 2 महीने के बाद ये देखा कि ये लेफ्ट फिर नहीं हुआ, और आदमी को मौसम के हिसाब से मैंने करीब करीब 4-5 जो अपने मौसम जो होते हैं, कुछ उनके भी शाखाएं होती हैं, तो उस हिसाब से हमने उनको 6 महीने का एक ट्रीटमेंट देना चालू किया। फिर ये देखा उनको, उनका भी हमने पूरा रिजल्ट उस समय रखा, क्योंकि मुझको ये दवा देते हुए 40-45 साल हो गए हैं। तो मैंने उनके रिकॉर्ड देख करके मैं दोबारा उनके घर गया हूँ 6 महीने के बाद भी, कि देखें भाई क्या है। तो बोले हाँ साहब कभी कभी ऐसा हो जाता है। तब मैंने उनको फिर एक बूस्टर डोज जैसा दिया कि एक डोज आज खाओ, 2 दिन के बाद आप फिर लीजिए, फिर 2 दिन, तो ऐसे करके 2-2 दिन 4-4 दिन का गैप दे के उनको 1 महीने का फिर ट्रायल दिया। उस ट्रायल में हमें ये लगा कि अपन को इसको दवा जो है 6 महीने से 8 महीने के बीच में इसको करना है। अगर कुछ लोग ठीक होते हैं 6 महीने में, तो उनको 1-8 महीने का बूस्टर डोज यही देते हैं कि आप गैप दे करके 2 दिन का या 4 दिन का ये दवा बंद ना करें और खाते रहें। इस तरीके से हमें इस दवा का बड़ा लाभ मिला और हमने हर प्रकार का परहेज इसमें खत्म करवा दिया। अब मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये आखिर पैदा होता कैसे है। क्यों? क्योंकि जब कोई आदमी इस रोग से तकलीफ उठाता है तो वैसे भी ये बड़ी गंभीर बीमारी है कि आदमी का रात का सोना ही बर्बाद हो जाता है, ऑक्सीजन ढंग से मिल नहीं पाती, किसी का घर ऐसा है क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो दम घुटता है, हवा मिल नहीं पाती है, ऊपर से अगर ये रोग हो जाए तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमने उनको और थोड़ा सा ये कहा कि आप अपनी थोड़ा सा आत्मविश्वास जगाओ और आप ये धीरे धीरे आप इन चीज़ों को लेते रहो, ये दवाई लो। तो जब इनको ये लेते हैं तो इन लोगों की एक लक्षण क्या होता है कि जैसे ही सांस लेने में इन्हें लगभग सभी अंग प्रभावित होने लगते हैं। भाई खांसी चलती है तो पूरा शरीर हिलता है, सांस नली में सिकुड़न आ जाती है। इसको अपन लोग बोलते हैं ट्रेकिया ब्रोंकस, ट्रेकिया ब्रोंकाइटिस तथा एल्बोनस में विभक्त होके फेफड़े का जो एक रस निर्माण होता है, इसको एल्बोनस के समूह को इन्फंडिबुलम कहते हैं। यहाँ पर यह खून ऑक्सीजन ऑक्साइड से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोनिन डाइऑक्साइड से मुक्त हो जाता है। सांस नली की प्रत्येक शाखा एक सिलेटेड होती है। जब कभी सांस के द्वारा धूल के कण या कोई जीवाणु अंदर प्रवेश करता है तो ये सिलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्साइटेड कर देती है। फलतः इस टाइप का जो विषैली पदार्थ होता है थूक खांसी के द्वारा बाहर निकल जाता है। सांस नली में चिकना बनाए रखने के लिए अपन उसको ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं जो उनको म्यूकस का जो निर्माण करती है, सांस नली की मांसपेशियों को लचीलापन या उनको ढीला करने की कोशिश होने से शरीर में 5 गुना 55 गुना करीब विस्तार में फैल जाती है। तो दमा के रोगियों में सांस नली चौड़ी होने से इनकी जो और भी चीजें कुछ रहती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। जहाँ सांस नली की मांसपेशियों में ऐंठन आती है, सांस नली में कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं पाती है, तो ऐसे ही इसको निकलने में ही एक कठिनाई होती है जो ज़्यादा इसमें तकलीफ बढ़ती है, जो सांस लेने में परेशानी है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सांस की तो बीमारी होगी और इसमें एक अलग प्रकार की आवाज़, कभी किसी को साए साए की आवाज़ आएगी तो कभी कभी इसमें सीटियाँ बजने लगती हैं।
ऐसी हालत में श्वास की नली को सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसे रिसने वाला या म्यूकस दमा के रोगियों के लिए श्वास प्रक्रिया को अधिक जटिल बनाता है। तो सांस नलियों में जो अवरोध पैदा होता है, सांस लेने के लिए कठिनाइयों में अथवा सांस लेने का प्रयास कम हो जाता है, तो सांस की वजह से घुटन जो महसूस होती है, इस अवस्था में दमा या अस्थमा कहते हैं। दमा ये 3 अवस्थाओं में होता है। पहला अवस्था जो है, ट्रेकिया की जो दीवार है ये सिकुड़ने लगती है, एडमिक्स स्वेलिंग, ब्रांकियल म्यूकस। दूसरा। तीसरा है कि जो अपनी अस्थमा की जो ट्रेकिया की नलियां हैं, इनकी दीवार की मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव होना और ब्रोंकाइटिस, स्पाज्मोटिक कंस्ट्रक्शंस ये हो जाते हैं। तीसरा, इनकी श्वास नली में जो एक कफ या कफ का ज़्यादा बढ़ जाना होता है, तो ये निकलने में बड़ी परेशानी होती है। तो तीनों स्थिति में इनकी जो एयरवेज होती हैं ये सब सिकुड़ने लगते हैं। ऐसी हालत में सांस लेने की गति और तेज करना पड़ती है, तो इसमें गले में ज़्यादा आवाज़ आने लगती है। तो नलियों में जो अनएस्ट्रक्टेड जो मांसपेशियां होती हैं, मतलब जिनको अनैच्छिक पेशियां या मसल्स बोलते हैं, इनमें कई प्रकार के न्यूरो ट्रांसमीटर द्वारा फैलना चालू हो जाता है तथा ये सिकुड़ती हैं, जो ये धीरे धीरे खुलने चालू हो जाती हैं। इसको न्यूरो ट्रांसमीटर नलियों के छेद पर उत्पन्न होती हैं। सिम्प्टोमेटिक नर्वस जो मंडल अपने इनके जो ग्रुप होते हैं, इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह है, हार्मोनल जो, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर को उत्पन्न करके पेशियों को ये धीरे धीरे रिलीज करना लगती हैं। और ये संकुचित होना, तो ये भी धीरे धीरे संकुचित करके छोड़ देती हैं। फलतः अंग अपना जो है शरीर का ये सक्रिय होने लगता है। श्वास द्वारा फेफड़े अधिक वायु ग्रहण करते हैं। पैरासिम्प्टोमेटिक नर्वस एसिडाइटिक कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स मसल को ये ढीला करके लचीला बनाती है। परिणाम स्वरूप हृदय की गति को धीरे मंद एवं सांस की नली को सिकुड़न में जो आती है, इसको विभिन्न प्रकार से एलर्जिक रिएक्शन से शरीर के टिश्यूज हिस्टामिन का एक सीक्रेशन होता है। सांस बढ़ जाने से नलियां सक्रिय तो हो जाती हैं। इस स्थिति में असहनीय स्थिति पैदा होती है। दमा की मुख्य वजह एलर्जी है। दमा के अलग अलग रोगियों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। जैसे दमा के बहुत से रोगी हैं, 85% रोगी एलर्जिक होते हैं। दूसरा, कुछ लोग गंध के द्वारा, लाखों अणु को नाक के द्वारा और प्रवेश करते हैं। कुछ लोग इन गंधों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। जो पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं, उन्हें एंटीजन तथा एलर्जेंस कहते हैं। WBC भी एलर्जेन को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। ये एंटीबॉडीज खाली समय में शरीर में स्थित हिस्टामिन के लबालब भरी मौस सेल से निकल जाती हैं। एलर्जन के पुनः प्रकार की प्रकट होने पर इन्हें नष्ट करने के लिए कुछ एयरवेज सांस की नलियों में उभार के रूप में स्थित मौस सेल से चिपकी एंटीबॉडीज हटने से हिस्टामिन तथा अल्ट्रा रासायनिक पदार्थ फ्री होकर के सांस नलियों में बिल्कुल ऐंठन और जकड़न ये खत्म करने लगती हैं। ऐसे में दमा का दौरा तेज हो भी जाता है और खत्म भी हो जाता है।
हमारे वातावरण में एलर्जी पैदा करने वाले सैकड़ों हजारों एलर्जेंस मौजूद हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को धूल, धुआं, अनाज की धूल भी होती है, पेड़ पौधों के परागकण, पक्षियों के बाल, जानवरों के बाल, कीड़े मकोड़े के जाल आदि एलर्जी इनसे होती है। इसके अलावा कुछ लोग मांस वगैरह जैसे मछली है, अंडा है, दूध है, कुछ खाद्य पदार्थ तथा एस्पिरिन जैसी टैबलेट, कुछ दर्द निवारक दवाओं के द्वारा भी ये रोग पैदा हो जाता है। नाक, गला तथा फेफड़े का संक्रमण भी अत्यधिक व्यायाम करने से, अचानक मौसम के परिवर्तन से, ठंडी हवा, कोहरा, गाड़ियों तथा फैक्ट्रियों के प्रदूषण से, कुछ नमी वाली मिट्टी, धूल भरे वातावरण, कुछ धूम्रपान, रासायनिक पदार्थ, स्त्रियों का भी अपना ये हार्मोन्स के परिवर्तन होते हैं, इनके द्वारा भी हो सकता है। कुछ लोगों के समूह में समुद्र के किनारे हवा की नमी या रेगिस्तान में जाने से दौरा पड़ जाता है। हवा का मन भी सीधा संबंध है इसका। अब इसके लिए बचाव भी करते हैं लोग, आप इन चीज़ों से आप दूर रहिए। तो कभी कभी क्या है, धूल तो कभी बंद हो ही नहीं सकती, तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, लोग खाने पीने की चीज़ों से दूर होते हैं, लेकिन कभी न कभी टच में आने से ये बीमारी पैदा फिर से होने लगती है। अब इसका यही बचाव है कि भाई आपको अगर रहना है तो ढंग से रहो। वैसे तो इसका इलाज यही है कि आपको जब तकलीफ उठी 5-10 दिन दवा की, दवा खाने के बाद आदमी को आराम लगा, फिर ठीक है, लेकिन फिर परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं हुई, फिर ये रोग पैदा है। तो इसका मतलब ये कि अनुकूल परिस्थितियों की या बिना अनुकूल जो जिनको सूट नहीं होता है उसके हिसाब से बीमारी पैदा होने लगती है। कभी कभी तो ये लोगों को 50 साल से, वैसे 50 साल से ज़्यादा पुराना हमें पेशेंट आज तक मिला नहीं। 40 साल की इस प्रैक्टिस में जो हमने काम किया है इसका आज तक कोई मिला नहीं। तो ये चीज़ जो है ये तो सही है कि इस बीमारी किसके द्वारा होती है। अब अगर अपन ये कहें कि इसका कैसे निदान हुआ, कैसे क्या हुआ, कि इसको बड़े में है कि बच्चों को भी होता है कि नहीं होता, कि खाली बड़ों में ही होता है, तो इसमें हमारे तो पास 3 महीने से लेकर के 16-17 साल के बच्चे भी आए हैं, और एज के हिसाब से तो हमारे पास 109 वर्ष तक के लोग आ चुके हैं। लेकिन 3 महीने के बच्चे को भी देखने के बाद बड़ी हिम्मत हमने की कि इसको ठीक करें कि नहीं करें। मेरे साहब बोले कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, आप कोशिश करो, देसी दवाई है, इससे हमें कोई नुकसान तो होगा नहीं, और बस जो कुछ होगा वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 महीने के एक बच्चे को जैसी दवाई दी, वो मुश्किल से 8 या 9 घंटे मुश्किल से लगे होंगे, बिल्कुल ओके हो गया। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, फिर भी हमने उसको करीब 3 महीने तक कंटिन्यू दवा खिलाई। सपोर्ट के लिए हमने उसको कुछ डेरिफाइन वगैरह या एंटीबायोटिक, कुछ खांसी के सायरप वगैरह वो दिए करके मैंने कहा अगर इससे जिस दिन आराम ना लगे, अगर उसको साइड इफेक्ट्स होते हैं तो ये दे सकते हो। तो सबसे पहले हमने उसका बच्चे का ये किया। हमारे पास है इसकी टेबल के मैंने करीब 3 साल 4 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों का मैंने एक टेबल बनाया था, जिस पर इसका इन्वेस्टिगेशन किया था कि कितने दिन में कितने लोगों को दवा देना पड़ी, वो ठीक हो गए। सबसे पहली बात तो आदमी के अंदर एक डर ये निकल गया कि हमको इस दवा में किसी प्रकार का अब परहेज नहीं करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि आदमी को ना तो दही खा सकता है, ना कोल्ड ड्रिंक ले सकता है, ना आइसक्रीम खा सकता है, बाहर धूल धुआं उड़ रहा है उसमें भी निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैंने उसका डर धीरे धीरे सब निकाल दिया, वो एक नॉर्मल लाइफ अपनी जीने लगा।